हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 1 जिसका लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फॉर्म ना बढ़ते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सबसे पहले हम जान लेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मीन्स क्या होता है। सत्ता मीन्स क्या होता है? एक अलग अलग सरकार या फिर अलग अलग संगठन या फिर आप समूह कह सकते हो। ठीक है। वैकल्पिक मीन्स क्या करते हैं? एक से अधिक विकल्प होना, एक वैकल्पिक केंद्र बनना, है ना। यानी कि एक ए केंद्र है तो एक बी केंद्र है, यानी अलग अलग हमारे पास ऑप्शन होना कि ये हम कर सकते हैं। ये हमारे क्या आता है? वैकल्पिक केंद्र में आता है। डन है। ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है मार्शल योजना क्या है। सबसे पहले हम बात करने वाले जो मार्शल योजना है वो क्या है। देखो, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने 3 लेक्चर वीडियो जो है कंप्लीट कर लिया है। 3 चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन वीडियोज की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। जब आप उन वीडियोज को देख लोगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हमने कहां से क्या क्या पढ़ा। क्योंकि देखो, पॉलिटिकल का अभी तक हम जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, सारे चैप्टर एक दूसरे रिलेट कर रहे हैं, है ना। तो हमने जब हमारा जो यूएसएसआर यानी कि 1991 में, यानी 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब से लेकर के अब तक का हम आगे का प्रोसेस जो है पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मार्शल योजना क्या है। ठीक है। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया, एंड हो गया, तो यूरोप को बाकी देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है। अमेरिका ने इसको देखते हुए, अमेरिका जो था उसने देखते हुए क्या किया? पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सहायता पहुंचाई। यानी पश्चिमी यूरोप जो था उसको देखते हुए, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बेकार थी, तो उसको देखते हुए क्या किया? जो अमेरिका था उसने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था में अपनी सहायता दी या फिर धन वगैरह उसको दिया, जिसके तहत एक योजना बनाई गई। जिसके तहत क्या था? एक योजना बनाई गई जिसका नाम मार्शल योजना रखा गया। उसके तहत एक योजना बनाई गई जिसको क्या कहा गया? मार्शल योजना के नाम से जाना गया। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यानी कि मार्शल योजना के तहत, यानी मार्शल योजना जो ये कमेटी बनाई गई, इसके तहत में 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोप की आर्थिक सहायता करने वाली संगठन बनाया गया। ठीक है। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। 1949 में क्या हुआ? एक यूरोपीय परिषद है, उसकी स्थापना की गई, जिसका कार्य राजनीतिक मामलों को देखना। जिसका कार्य क्या था? राजनीतिक जो भी मामले थे, जो भी पॉलिटिक्स वाला काम था, वो सारा देखना था। किसका? यूरोपीय परिषद का। डन है इतना? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1957 में, यानी कि 1957 में यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी पार्टी का गठन हुआ, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। यहाँ पे कम्युनिटी नहीं आएगा, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आएगा। ठीक है। का गठन हुआ। 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। 1992 में क्या था? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, है ना। सोवियत संघ का एंड कब होता है? 1991 में, यानी 1991 जब सोवियत संघ का विघटन, तभी तो हमारा यूरोपीय संघ जाके बना। तो यूरोपीय संघ कब बना? 1992 में, यानी उसके 1 साल बाद ही जस्ट हमारा यूरोपीय संघ बना था। इससे पहले के सभी संगठनों को समाप्त कर दिया। इससे पहले जितने भी संगठन बनाए गए थे यूरोप के द्वारा, ये सोवियत संघ के द्वारा, उन सभी संगठनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब यूरोप का एक ही संगठन है। अब यूरोप का एकमात्र एक ही संगठन है। वो कौन सा संगठन था? यूरोपीय संघ। यूरोप का एकमात्र एक संगठन था, उसका नाम क्या था? यूरोपीय संघ। ठीक है। इस संगठन की अपनी विदेश नीति, जो संगठन था इसकी अपनी विदेश नीति थी, अपनी सुरक्षा नीति थी, अपना खुद का झंडा था और अपना खुद का नाम था, प्लस खुद इसकी अपनी मुद्रा थी जिसे हम यूरो के नाम से जानते हैं, और इसका खुद का अपना स्थापना दिवस है। कौन सा है? 1992। किसका? यूरोपीय संघ का। इतना क्लियर है? ठीक है। मुझे उम्मीद आपने यहाँ तक पढ़ा, सारी चीज आपको क्लियर हो गई। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्षेत्रीय संगठन। क्या आता है? क्षेत्रीय संगठन। जो एक क्षेत्र लेवल पे, स्टेट लेवल पे बनाई जाती है, वो हमारा क्या होता है? क्षेत्रीय संगठन। कुछ विशेष देश के लिए कार्य करते हैं। ये जो क्षेत्र संगठन है, कुछ विशेष देशों के लिए ही कार्य करते हैं। इसमें शामिल सभी देशों की संख्या कम होती है। इसमें जो शामिल देश होते हैं उनकी संख्या जो होती है कम होती है। यह उन देशों के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क, ब्रिक्स आदि। ये सारे क्या? ये सारे संगठन है, इनके लिए ये काम करते हैं। कौन? क्षेत्रीय संगठन। ठीक है।
क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य। अब हम देखने वाले हैं कि क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, इनके उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस लिए बनाए जाते हैं, इनका क्या काम क्या होता है, ठीक है। यह संगठन अपने क्षेत्र में वाद विवाद को शांतिपूर्ण सुलझाने का कार्य करते हैं। ये जो संगठन है, ये जो संगठन होते हैं क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में हो रहे जो भी वाद विवाद है उनको क्या करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का कार्य करते हैं। यह संगठन अपने क्षेत्र में विकास के लिए कार्य करते हैं। ये जो संगठन है क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करते हैं। तीसरा क्या है, आर्थिक नीति बनाई जाती है, यानी कि किस तरीके से हमें क्या अपना आर्थिक विकास करना है उसकी नीति बनाई जाती है, एक प्लानिंग की जाती है, ठीक है। व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, इसमें क्या है, व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है प्लस मुक्त व्यापार की नीति को भी इसमें मान्यता दी जाती है या फिर अपनाया जाता है या बात रखी जाती है। क्षेत्रीय संगठन का कार्य राजनीतिक मामलों में भी सुधार लाना है। क्षेत्रीय संगठन का जो कार्य है वो क्या है, राजनीतिक मामलों में सुधार लाना है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरोपीय संघ क्या है। अब देखना जो यूरोपीय संघ है आखिर वो क्या है। देखो यूरोपीय संघ कब बना, 1991 में, जब सोवियत संघ यूएसएसआर का जब विघटन हो गया, जब समाप्त हो गया, तब जाके हमारा 1992 में कौन बना, यूरोपीय संघ बना। अब हम देखें यूरोपीय संघ आखिर है क्या, ठीक है। यूरोपीय संघ कोई देश नहीं है, बात करेंगे यूरोपीय संघ की, ये कोई एक देश नहीं है बल्कि ये क्या, ये एक क्षेत्रीय संगठन है। ये क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, यूनान, हंगरी जैसे बड़े देश शामिल है तथा इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इतना क्लियर है, ठीक है। अगर कोई पूछे यूरोपीय संघ क्या है तो आपको सीधा बोलना है यूरोपीय संघ कोई देश नहीं है, ये क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। ये कुछ देशों के लिए कार्य करता है जिसमें शामिल है ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, हंगरी है, ठीक है, यूनान है, ये सारे देश इसके अंदर में शामिल है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरोपीय संघ की विशेषताएं। अब हम बात करने जो यूरोपीय संघ है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यूरोपीय संघ का राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत अच्छा रहा है। ये जो यूरोपीय संघ है इसका राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव जो बहुत अच्छा रहा है, प्लस जो इसका सैनिक प्रभाव था वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूरोपीय संघ 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। यानी कि जो यूरोपीय संघ था वो क्या था, 2005 में यूरोपीय संघ जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के सामने आया या फिर उभरा, ठीक है। यूरोपीय संघ का घरेलू उत्पाद, यानी बात करें यूरोपीय संघ के घरेलू उत्पाद की जीडीपी की, तो वो कितना है, उत्पाद जो 2005 में कितना रहा है, $12,000 से भी अधिक रहा या फिर ज्यादा हो चुका था, ठीक है। 2016 में 17,000 अरब डॉलर हो चुका था। सोचो कितनी जल्दी, कितनी तेजी से विकास कर रहा है। 2005 में कितना है, $12,000, और वही 2016 में कितना हो गया, यानी कि टोटल कितने 11 साल बाद ही हमने कितना देखा, $17,000 तक ये पहुंच चुका था, अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। उस समय यूरोप संघ की मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के लिए खतरा बन चुकी थी। उस टाइम पे, यानी जिस टाइम पे ग्रो कर रहा था उस टाइम पे कहता है जो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी यूरो, ये अमेरिका के लिए खतरे की घड़ी बन चुका था, खतरा बन चुका था। विश्व स्तर पर यूरोपीय संघ का व्यापार अमेरिकी व्यापार से 3 गुना अधिक हो चुका था। बात करें विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो जो हमारे यूरोपीय संघ है इसका जो व्यापार है अमेरिका व्यापार से 3 गुना अधिक हो चुका था, यानी कि 3 गुना ज्यादा व्यापार कर रहा था कौन, हमारा यूरोपीय संघ, ठीक है। यूरोप संघ के पास करीब 550 परमाणु हथियार थे। बात करें यूरोपीय संघ के तो इसके पास टोटल कितने हथियार थे, 550 परमाणु हथियार थे, जो विश्व की दूसरी बड़ी ताकत के रूप में उभरा, जो विश्व की सबसे बड़ी दूसरी ताकत के रूप में बनकर के उभरा। यूरोप संघ का देश फ्रांस जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। यूरोप संघ का एक देश है फ्रांस जो कि क्या है, सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य भी है, और इसे वीटो पावर भी प्राप्त है, और इसे क्या है, वीटो पावर भी प्राप्त है। यूरोपीय संघ अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। जो यह बात करें यूरोपीय संघ की, तो यह अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्लस प्रौद्योगिकी में क्या है, दूसरे स्थान पर आता है कौन, यूरोपीय संघ। कितना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरोपीय संघ की कमियां तथा विवाद। हम देखने वाले यूरोपीय संघ, देखो हर किसी के एडवांटेज है, उसका डिसएडवांटेज भी है। अगर किसी अंदर अच्छाइयां है तो उसके अंदर बुराइयां भी है। तो सेम उसी तरीके से अब हम देखने वाले हैं जो हमारी यूरोपीय संघ है इसके अंदर की कुछ कमियां हैं और क्या क्या लोग विवाद करें, क्या क्या विवादग्रस्त इसकी बातें हैं, हम विवाद को ही पढ़ने वाले हैं। यूरोप संघ के सदस्य देशों की अपनी अलग विदेश नीति और सुरक्षा रक्षा नीति है, ठीक है। यानी कि जो यूरोप संघ के जो सदस्य देश है उनकी अपनी क्या है, एक विदेश नीति है और अपनी सुरक्षा नीति है। यह नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। ये जो नीति है कई बार क्या होता है, एक दूसरे के खिलाफ होती है। सबका सोचने का तरीका जो है अलग अलग होता है ना, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है, सबका सोचने का वे अलग होता है, इसलिए इनके बीच में तो तकरार भी हो जाता है, यानी भेदभाव भी हो जाता है, वाद विवाद भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए इराक पर अमेरिका का हमला किस पे हुआ था, इराक पर, ठीक है। जब हुआ उस समय ब्रिटेन ने इसे हमले पर
साथ दिया। इस हमले का क्या हुआ? साथ दिया। जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ थे। जर्मनी और फ्रांस क्या थे? इसके खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नए सदस्य देशों को करते हुए यूरोपीय संघ द्वारा सहयोग के क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया है। यानी कि जो नए सदस्य देश शामिल होते हैं यूरोपीय संघ में, तो उनको क्या है, क्षेत्र विकसित करने के लिए, अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। नवीन सदस्य, जो नए सदस्य मुख्य रूप से भूतपूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र है। यानी जो नवीन सदस्य, जो नए देश हैं, वो क्या है? भूतपूर्व पहले सोवियत संघ के देश रह चुके हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया को आसान नहीं समझा जा सकता था। ये जो प्रक्रिया थी, जोड़ने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को आसान नहीं समझा जा सकता था। अनेक राज्यों की जनता इस बात से जरा भी उत्साहित नहीं थी कि सरकार को जो शक्तियां प्राप्त थी उसे यूरोपीय संघ को सौंप दी जाए। यानी कि ये जो थी प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि जो जितनी भी राज्यों की जो जनता थी वो इस बात से जरा भी उत्साहित नहीं थी कि सरकार के पास जो भी शक्तियां हैं वो कौन शक्तियां क्या करे? यूरोपीय संघ को सौंप दी जाए। बिल्कुल भी ऐसा खुश नहीं थी या फिर नहीं चाहती थी यूरोपीय संघ के पास ये शक्तियां जाए। विवाद का एक और कारण था वहां की यूरोपीय मुद्रा। ठीक है। विवाद का एक दूसरा कारण ही था हमारा, क्या था? वहां की जो यूरो थी, मुद्रा थी वहां की, यूरोप की जो मुद्रा थी, वो भी क्या था? एक विवाद का मुद्दा बना हुआ था। ठीक है। कुछ देश मानने को तैयार नहीं थे। कुछ देश क्या कहते? यूरो को मानने को तैयार नहीं थे। जैसे डेनमार्क और स्वीडन, तथा डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि का भी प्रतिरोध किया है। यानी कि जो डेनमार्क और स्वीडन है, इन दोनों ने क्या किया? जो यूरो है, यूरोप की जो मुद्रा थी यूरो, उसको मानने से इनकार कर दिया। प्लस इन दोनों ने maastricht संधि का भी प्रतिरोध किया है। यानी प्रतिविरोध, यानी कि उनका क्या है? ना मानने का इन्होंने बात रखी है, या फिर उसके प्रति उन्होंने क्या है? अपनी नाखुशी को दर्शाया है। ठीक है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? यूरोप संघ के देशों के बीच तालमेल की कमी थी। यूरोप संघ के जो देश थे ना, उनके बीच क्या थे? तालमेल की कमी थी। वो बहुत ज्यादा ग्रो तो कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में क्या थी? एकता नहीं थी, एकजुटता नहीं थी। उनकी विदेश नीति एक दूसरे से अलग होती थी। इनकी जो विदेश नीति थी एक दूसरे क्या होती? बहुत ज्यादा अलग होती थी, भिन्न होती थी। जैसे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने, पूर्व ये जो प्रधानमंत्री है कहाँ के? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा है। यूरोपीय बाजार से अलग रखा है किसने? जो maastricht थैचर थे उन्होंने। डन है। ठीक है। कौन से बाजार से? यूरोपीय बाजार से। 2003 में यूरोपीय संघ ने एक सजा संविधान बनाने का प्रयास किया था। यानी कि जो 2003 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे यूरोपीय संघ ने क्या किया? एक सजा, यानी सभी को लेकर के साथ चलने वाला एक संविधान बनाने का प्रयास किया था। यह प्रयास असफल रहा। परंतु ये जो प्रयास है क्या रहा? असफल रहा। कोई उसके साथ जुड़ना ही नहीं चाहते थे। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन क्या आता है? एशियाई। ठीक है। आसियान क्या आता है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी कि आसियान। बात करने वाले हम आसियान की। आसियान क्या है? ये एक संगठन है, इसको देख लेते हैं। ठीक है। देखो, यूरोपीय संघ की तरह यह भी एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोप संघ की तरह एक जो आसियान है, ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? आसियान के नाम से जानते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। यानी कि जो आसियान की जो स्थापना हुई थी 1967 में की गई थी, और जो कौन से घोषणा पत्र पे कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी डील जो थी की गई थी, या स्थापना की गई थी। आसियान के सदस्य देशों के नाम, सबसे पहले इसमें 5 देश शामिल थे। आसियान के सदस्य देशों में जो थे, सबसे पहले इसमें 5 देश शामिल थे। वो 5 देश कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया। और आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तीव्र करना था। यानी कि जो आसियान जब बना ना, उस टाइम में 5 देश शामिल थे। कौन कौन से? मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया। और ये आसियान का जो मुख्य उद्देश्य था, ये सारे देश शामिल थे। ठीक है। आज बात करें आसियान के मुख्य उद्देश्य की, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? आर्थिक विकास को तीव्र करना। आखिरी जो आर्थिक विकास है उसको तेज करना। उसके माध्यम से सार्वजनिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना था। इन्हीं के जरिए क्या था? सार्वजनिक और सांस्कृतिक विकास को प्रारंभ करना था, या फिर प्राप्त करना था। अन्य 5 देश बाद में शामिल हुए। अन्य कुछ 5 देश ऐसे थे जो बाद में शामिल हुए। किसमें? आसियान में शामिल हुए।
ठीक है, जिसमें ब्रुनई आता है, ठीक है, ब्रुनई आता है, दारुसलाम आता है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये जो 5 देश है, ये 5 देश क्या हुआ, आसियान में शामिल हो गए थे, बाद में शामिल हुए, कुछ टाइम बाद शामिल हुए। इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई है। यानी बात करें आसियान के सदस्य देश संख्या की तो टोटल कितने हो चुकी है, 10 हो चुकी है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आसियान का उद्देश्य। अब देखने जो आसियान को बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है ना। आसियान का पहला उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। आसियान का बात करें अगर मुख्य उद्देश्य का तो टोटल क्या है, इसको क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। इतना क्लियर है, ठीक है। आसियान का उद्देश्य आर्थिक विकास को तीव्र करना है। बात करें आसियान का उद्देश्य की तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, अपनी आर्थिक विकास को तीव्र करना है, यानी आर्थिक रूप से जल्दी ग्रो करे। इतना क्लियर है, ठीक है। तीसरा उद्देश्य अपने आसपास के क्षेत्र में नीति बनाना तथा विवादों को सुलझाना है। यानी आसियान का जो तीसरा उद्देश्य है वो क्या है, उद्देश्य ये है कि उसके जो भी आसपास के क्षेत्र ना वहां पे शांति बना के रखे, प्लस क्या करे, जो भी वहां पे विवाद है उनको भी सुलझा दे या समाप्त कर दे। कानून और शासन को सुधार दे। जो आसियान नहीं क्या चाहते, इस कानून और व्यवस्था को सुधार लाए, कानून व्यवस्था में सुधार करे। आसियान शैली क्या है, अब यहाँ देखने पे आसान नहीं आएगा, पे क्या आएगा, आसियान आएगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये जो टाइपिंग होती है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। आप लोग क्या करो, डायरेक्ट नोट्स मत पढ़ा करो, आप लोग क्या करो, पहले वीडियो देख लिया करो, ताकि जो भी मिस्टेक्स होती है मैं उनको सही कर देता हूँ वीडियो में। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट नोट्स ले लोगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो पहले आप लोग क्या करो, पहले आप लोग वीडियो देख लिया करो, उसके बाद ही आप लोग नोट्स लिया करो, ताकि आपको जहाँ मिस्टेक्स है वो समझ में आ जाए। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है आसियान शैली क्या है। अब हम देखने वाले जो आसियान है उसकी आसियान शैली क्या है। हमने उद्देश्य देख लिया, आसियान क्या है वो भी देख लिया। अब हम देखने वाले इसकी जो शैली है वो क्या है। आसियान शैली का कार्य करने का तरीका। आसियान मीन्स क्या होता है, उसका जो कार्य करने का जो तरीका है वो दुनिया में बहुत ज्यादा विख्यात है। आसियान शैली का जो कार्य करने का तरीका है वो दुनिया में बहुत ज्यादा विख्यात है, या फिर नाम टॉप पे ट्रेंड में है। इसके टकराव रहित, इससे टकराने लायक और सहयोगात्मक मेल मिलाव का तरीका काफी अच्छा है। इसका सहयोगात्मक जो मेल मिलाव है, एक दूसरे से जो मेल मिलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। इसलिए आसियान शैली ने विश्व भर में नाम कमाया है। इसलिए आसियान शैली क्या करता है, पूरे विश्व स्तर पर नाम कमा रखा है। आसियान शैली दुनिया में सबसे तेज तरक्की करने वाला संगठन है। आसियान शैली जो है दुनिया में सबसे तेज तरक्की करने वाला जो है संगठन है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आसियान के 3 स्तर। अब देखने वाले आसियान के यहाँ पे 3 स्तर कौन कौन से, वो तीनों स्तर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय। अब हम देखने वाले आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्र विवादों को यानी क्षेत्र में एक जगह पे एक क्षेत्र में होने वाले विवाद जो है उनको टकराव तक ना ले जाने का कार्य करता है। यानी कि वो टकराव तक ना जाए, हाथापाई तक बात ना जाए, बातों बातों में सारी चीजें खत्म हो जाए, वहां तक सीमित करने का कार्य करता है। कौन, आसियान शैली के 3 स्तर है, आसियान सुरक्षा समुदाय। ठीक है, मतलब किसी भी मामले को लड़ाई तक नहीं ले जाना, मतलब किसी भी मामले को लड़ाई तक ना लेके जाना। इसका उद्देश्य समझौता, शांति और हस्तक्षेप को बढ़ावा देना है। यानी कि जो आसियान सुरक्षा परिषद है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, लड़ाई जो हो रही है, जो वाद विवाद हो रहे हैं उसको बातों बातों में ही खत्म करे। ठीक है, बात हाथापाई तक, लड़ाई तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, शांति और हस्तक्षेप को बनाए रखना, ठीक है, या फिर बढ़ावा देना। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आसियान आर्थिक समुदाय। अब क्या आता है हमारा आसियान आर्थिक समुदाय। यह अपने सदस्य देशों को सजा, व्यापार तथा उत्पाद का आधार तैयार करने तथा अपने क्षेत्र को आर्थिक विवादों को सुलझाने जैसे कार्य करता है। यानी कि जो हमारा आसियान आर्थिक समुदाय ये क्या करता है, अपने सदस्य देशों के साथ में साझा व्यापार करता है, मिलजुल के व्यापार करता है, तथा जो भी उत्पाद है, उत्पाद का जो आधार है उसको तैयार करता है, तथा अपने बीच में जो भी आर्थिक विवादों यानी पैसे को लेकर के, आर्थिक को लेकर के जो भी उनके अंदर में विवाद होते हैं उनको सुलझाने का भी कार्य करता है। कौन, हमारा आसियान आर्थिक समुदाय। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब हम देखने वाले आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का कार्य सांस्कृतिक विकास करना है। यानी कि आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जो है इसका जो कार्य है वो क्या है, सांस्कृतिक विकास करना है, यानी अपनी संस्कृति को, कल्चर को बढ़ावा देना है, तथा अपने क्षेत्र में भाषा
पहनावा तथा खान पान को लेकर कोई विवाद ना हो, इसको देखना है। यानी कि अपने जिस भी क्षेत्र में, एक राज्य में क्या करे, खान पान को लेकर के विवाद, कपड़े को लेकर के कोई विवाद ना हो, ऐसा इन्हें देखना है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आसियान विजन 2020। ठीक है, क्या आता है हमारा आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को बड़े स्तर तक ले जाना तथा उसकी भूमिका को बढ़ावा देना। आसियान ने टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया। यानी कि आसियान विजन जो है 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को बड़े स्तर तक ले जाना था तथा इसकी जो भूमिका थी वो क्या थी? आसियान में जो भी टकराव हो उनको बातचीत को बढ़ावा देना, बातचीत से ही सुलझा लेना, बात आगे ना बढ़े। इसी नीति से आसियान ने, मिस्टेक्स होगी मेरे से, हाँ, इसी नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। इसी नीति से क्या हुआ? कंबोडिया में जो टकराव चल रहा था उसको समाप्त किया। पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला, पूर्वी तिमोर का जो संकट था उसको भी संभाला और पूर्व एशियाई संगठन सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित करने में सफलता प्राप्त की गई है। यानी कि पूर्व एशियाई सहयोग पर जो है बातचीत के लिए 1999 में, यानी कि रूप से वार्षिक जो है यहाँ पे एक बैठक लगाई गई है, ठीक है, या फिर आयोजित की गई है, ठीक है, जो क्या है सफलतापूर्वक चल रही है, सुचारू है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आसियान क्षेत्र मंच। अब हम यहाँ देखने वाले आसियान क्षेत्र मंच। आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना 1994 में की गई थी। जो आसियान क्षेत्र मंच है इसकी स्थापना कब गई थी? 1994 में की गई थी। इसका उद्देश्य आसियान के देशों की सुरक्षा और तालमेल बनाने के लिए किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है? आसियान के देशों की सुरक्षा करना है और एक दूसरे के बीच में तालमेल बना के चलना है। आसियान के दो देशों के साथ भारत ने मुख्य व्यापार का समझौता किया था, एक सिंगापुर और दूसरा थाईलैंड। जो आसियान है, आसियान के दो देश ऐसे थे जिसके साथ में क्या हुआ? भारत ने अपना व्यापार करने का समझौता दिया था। वो दो देश कौन कौन से थे हमारे? सिंगापुर और थाईलैंड। इतना क्लियर है? ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने यहाँ तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। फ्रेंड्स, चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, वीडियो भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 के साथ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारे टॉपिक समझ में आ गए। जो हमारा लेक्चर 2 आएगा, लेक्चर 2 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है चीन अर्थव्यवस्था का उत्थान। यानी जो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से उठेगी, किस तरीके से उदय करेगी, कैसे विकास करेगी, वो सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको आसियान तक सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और अगर टॉपिक्स को क्लियर नहीं हुआ, अगर कोई डाउट है अभी भी आपको, तो प्लीज इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।